खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। संसद के दोनों सदनों में गहन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मोहर के साथ ही ये बिल कानून बन जाएगा। इस बिल पर हुई चर्चा देखकर एक बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि एनडीए के नेता वक्फ बिल को लेकर पूरी तैयारी के साथ संसद में आए थे। एक भी ऐसा दृश्य दिखाई नहीं दिया जब एनडीए के सांसद या फिर मंत्री जो वक्फ बिल पर बोले वे हल्के पड़े हों। तथ्यों की प्रस्तुति, वाक्पटुता, संवाद शैली, शब्दों का चयन, भाषा का चयन, इन सभी में तो एनडीए और विशेष तौर पर बीजेपी के नेता अटल जी के टाइम से ही कांग्रेस पर भारी पड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए वक्ताओं की मुद्दों को लेकर अपनी तैयारी बहुत तगड़ी दिखाई दी। चाहे वे गृह मंत्री अमित शाह हों, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हों, जगदम्बिका पाल हों, अनुराग ठाकुर हों, सुधांशु त्रिवेदी हों, संबित पात्रा हों, जेडीयू के लल्लन सिंह या फिर दूसरे वक्ता हों, लगभग सभी नेता मजबूत तैयारी के साथ सदन में दिखाई दिए। शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एनडीए के नेताओं के बयान जमकर वायरल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो हमेशा तथ्यों पर ही बात करते हैं और लगभग हमेशा चर्चा में पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सामने वाले को तथ्यों से चुप करा देते हैं। लेकिन इस बार एनडीए के दूसरे वक्ता भी उसी कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया था। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने धारदार और तथ्यात्मक भाषण से राज्यसभा में पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया। उनके भाषण की कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसीन सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी और इस शिवसेना की उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर, हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं। मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया। उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। इसी तरह से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या ने भी पूरी तैयारी के साथ वक्फ पर अपनी स्पीच दी। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर, यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? The concept of section 40 waqf by user and oral waqf was a potent cocktail that enabled the waqf board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the waqf tribunal. And this waqf tribunal was a kangaroo court. And the waqf tribunal's orders were final and you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only 1 year to go before the waqf tribunal, whose order was final. But if you were the waqf board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the waqf board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर, इसी क्रम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल ने भी बनाए रखा। उन्होंने भी लोकसभा में तथ्यों के साथ विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने
इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए, पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि यह वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं वैसी सर। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी पूरी तैयारी के साथ दिखाई दिए। बिहार की मुंगेर से जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने भी तर्कपूर्ण भाषण दिया। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था, जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में, और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। इसी तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे भी मजबूती से अपनी बात रखते दिखाई दिए। मुझे यूबीटी वालों से प्रश्न पूछना है, अपनी अंतरात्मा से इनको प्रश्न पूछना चाहिए कि बाला साहब आज होते तो ये क्या आज ये भाषण कर पाते यहाँ पर? वक्फ बिल पर हुई चर्चा के बाद एक बात कही जा सकती है कि पीएम मोदी, जिन्हें वर्तमान में बेहतरीन राजनीतिक वक्ता माना जाता है, उन्होंने अपनी पार्टी में बेहतरीन वक्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार कर दी है, जो सही मानों में पार्टी का खजाना है। वक्फ बिल पर हुई चर्चा के दौरान आपको किस नेता की स्पीच पसंद आई? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।